हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और आप अच्छे अच्छे कमेंट हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इन कमेंट से और लाइक से हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अधिक मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बुद्धि के अंतर्गत ही है। जो मैंने कल वैसे मैंने कहा था कि बुद्धि हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि ये मेरे को करवाना छूट गया था, जो मैं आज करवा रही हूँ। उसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे। तो इसके अंतर्गत है बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण। ठीक है, बुद्धि का वर्गीकरण किसके आधार पर? IQ के आधार पर। और ये जो वर्गीकरण है ये टर्मन द्वारा हम करेंगे। वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन टर्मन को इसमें मेन माना गया है क्योंकि टर्मन का जो वर्गीकरण बहुत ही सर्वमान्य है, बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए ज्यादातर इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों के IQ लिखे हैं कि किस बच्चे का कितना IQ होगा तो वो किस प्रकार का बालक माना जाएगा। ठीक है, आपके सामने अलग अलग कलर में मैंने लिख दिए ताकि इसको देखने में और मैच करने में आपको समस्या ना हो। देखिए, सबसे पहले 140 से अधिक जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, जिस बच्चे का IQ होता है, वो बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली बालक माना जाता है, जिसको जीनियस बोलते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम प्रतिशत में माने जाते हैं। कहने का अर्थ है 100 में से बहुत ही कम परसेंट इस प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं जो कि प्रतिभाशाली होते हैं, जो कि जीनियस होते हैं। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो अपने भविष्य में हमेशा बड़े काम करते हैं, जैसे वैज्ञानिकों की तरफ जाना। ठीक है, अच्छे अच्छे उच्च प्रकार के कार्य ये करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं चाहे कितने ही गरीब परिवार में हो, लेकिन भविष्य में वो बच्चे लोक विख्यात हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं और दुनिया में सभी उनको जानने लगते हैं। उसके बाद तो ये हो गया 140 से अधिक जिन बच्चों का IQ होगा वो प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। उसके बाद 120 से 139 यानी 120 से 139 जिन बच्चों का IQ इनके बीच में पाया जाता है, इन बच्चों को अतिश्रेष्ठ बालक कहते हैं, यानी वेरी सुपीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ। ठीक है, 110 से 119 तक 110 से 119 तक जिन बच्चों के IQ होंगे इनके बीच में, मतलब इनके बीच में यहां से यहां तक जिन बच्चों का IQ पाया जाएगा, ये बच्चे कहलाते हैं श्रेष्ठ बुद्धि, यानी कि सुपीरियर। ठीक है, इन बच्चों को टर्मन ने क्या श्रेणी दी है? श्रेष्ठ बुद्धि बालकों की श्रेणी दी है। उसके बाद आता है 90 से 109 जिन बच्चों का IQ 90 से लेकर के 109 तक पाया जाता है, इन बच्चों को सामान्य बालक कहते हैं, यानी औसत, एवरेज। ना ही अधिक जीनियस माने जाते हैं और ना ही अधिक डल माने जाते, औसत बच्चे पाए जाते हैं। इस प्रकार के बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं विश्व में। ठीक है, उसके बाद 80 से 89 के बीच में, यानी 80 to 89 के बीच में जिन बच्चों का IQ पाया जाता है, उन बच्चों को हम बोलते हैं धीमे सीखने वाले बच्चे। यानी प्रत्येक कार्य जो भी किया जाता है, जो भी क्रिया उनको दी जाती है, जो भी कार्य उनको दिया जाता है, वो धीमी गति से सीखते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं वो एक ही बार बताने से सीख जाते हैं और इस प्रकार के बच्चों को कम से कम 2 बार बताया जाता है, तब उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें आती हैं। तो इनको 80 से 89 के वाले IQ वाले बच्चों को बोला जाता है धीमे सीखने वाले बालक। उसके बाद 70 से 79, ठीक है, 70 to 79 इसके बीच में जिन बच्चों के IQ होते हैं वे बच्चे होते हैं सीमांत बुद्धि, यानी कि क्या होते हैं? इनको बोला जाता है बॉर्डर लाइन। ठीक है, सीमांत बुद्धि बालक इनको बोला जाता है। उसके बाद आएगा 60 से 69 यानी 60 to 69 इनके बीच में जिन बच्चों के IQ पाए जाते हैं वो होते हैं अल्प बुद्धि। इन बालकों को टर्मन ने बोला है मोरोन। क्या बोला है? मोरोन। उसके बाद आता है 20 से 59। देखिए,
20 से 59 के बीच में जिन बच्चों के आईक्यू होते हैं इनको बोलते हैं हीन बुद्धि यानी इम्बेसाइल। हीन बुद्धि इस प्रकार के बालक होते हैं जो बहुत ही मंद गति से, उनका शारीरिक विकास तो सही प्रकार से चल रहा होता है, लेकिन जो मानसिक विकास होता है वो 5 या 6 साल पीछे चल रहा होता है। यानी शरीर से तो वो हमें बड़े लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो बच्चे के समान पाई जाती है, जो प्रत्येक चीज को बच्चे के समान ही मानने लगते हैं। उसके बाद लास्ट में 20 से कम आईक्यू वाले बच्चों को इन्होंने, टर्मन ने बोला है जड़ बुद्धि यानी इडियट। इनको क्या बोला गया है? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि वे बालक होते हैं जिनको हम 10 बार भी कोई काम के लिए बोलते हैं तो उन बालकों के समझ में नहीं आती। एक तरह से बोलेंगे तो इन बच्चों पे दया आती है कि ये कुछ भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। एक बार किसी काम को बताएं तो अलग बात है, 10 बार भी एक काम को बताया जाए तो उसमें भी वो बच्चे गलतियां करते हैं। तो आज का जो हमारा इसमें बुद्धि के अंतर्गत जो टॉपिक था ये टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण था, और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीट के अंतर्गत, और किसी वैज्ञानिक के द्वारा वर्गीकरण तो उनमें से नहीं पूछे जाते। इसीलिए टर्मन जो है इसके अंतर्गत विख्यात है। किसके अंतर्गत? बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद हम नया टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, और बुद्धि आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब हम बुद्धि के बाद जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि विश्व में जितने भी व्यक्ति होते हैं इन व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, और इनका पाया जाना स्वाभाविक क्यों है। देखिए गाइस कि व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्ति आप जानते हैं व्यक्तित्व हमने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। चाहे एक माँ के 2 बेटे एक साथ जन्मे हों लेकिन उनमें भी व्यक्तित्व अलग अलग पाया जाएगा, यानी उनमें व्यक्तित्व की भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत वो समानता नहीं होती जो दूसरे के अंतर्गत पाई जाती है। सारे विश्व में, जी हाँ गाइस, सारे विश्व में कोई भी ऐसे 2 व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जिसमें 100% समानता हो। यानी कि मैं आपके सामने हूँ, मेरे जैसा आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है कि मेरे जैसी हाइट, मेरा जैसा चेहरा, मेरी जैसी भाषा और मेरा जैसा व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है, ऐसा आपको दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। अगर हमें कहीं ढूंढने पर भी, पूरे विश्व में ढूंढने पर भी अगर मेरे जैसा व्यक्ति आपको मिल जाता है या मेरे जैसी लेडी आपको मिल जाती है तो 100% समानता नहीं पाई जाएगी। जी हाँ, 100% समानता नहीं पाई जाएगी। या तो चेहरे में थोड़ी सी डिफरेंस होगा, या हाइट में डिफरेंस होगा, या फिर भाषा में डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस 100% पाया जाएगा। और अगर इनमें भी डिफरेंस ना पाया जाए तो हमारे जो आइज की पुतलियां हैं, हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं और हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इन फिंगरप्रिंट्स और आंखों की पुतलियों में कहीं भी समानता नहीं मिलेगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आंखों की पुतली और उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इन फिंगरप्रिंट्स में समानता नहीं पाई जाती, सबके अलग होते। यही कारण है जी हाँ गाइस, यही कारण है कि आधार कार्ड पर हमारी आंखों के रेटिना को स्कैन किया जाता है, आंखों की फोटो ली जाती है और हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ताकि कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े और हमारा आधार कार्ड गुम हो जाए तो वो सीधे हम तक ही पहुँचे, या हमें ढूंढना हो तो सीधे हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हमारे जैसे फिंगरप्रिंट्स और जो आंखों की पुतलियाँ वो किसी और की नहीं हो सकती। ऐसे ही जैसे कोई कैदी होता है, उसको जब जेल में भेजा जाता है उसके बाद
अगर वो नियमित रूप से बार बार जेल आता रहता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं, रेटिना स्कैन कर लिया जाता है, ताकि दोबारा कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई चोरी की जाती है, कोई भी गलत घटना की जाती है, तो उसको इस फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से और रेटिना के हिसाब से हम उसको पकड़ सकें। ठीक है, तो गाइस व्यक्तिगत भिन्नता आप समझ गए हैं। इन वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा दी है, आइए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष लिया जा सकता है जिसका मापन किया जा सके। यानी कि पर्सनैलिटी जो होती है, यानी व्यक्तित्व जो हमारा होता है, व्यक्तित्व भिन्नता में हमारे पूरे व्यक्तित्व में से कोई भी एक ऐसा पक्ष जिसका मापन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको व्यक्तिगत भिन्नता देखनी है तो आप मेरी स्किन का कलर ले सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे जैसी कोई दूसरी आपको मिल जाती है तो स्किन का कलर ले सकते हैं। 100% बराबर नहीं होगा, या तो वो गोरी होगी या काली होगी। सेम मिल भी जाए तो हम दूसरा पक्ष ले लेते हैं, मेरी हाइट ले लेते हैं, उसकी हाइट, दोनों की हाइट देखते हैं तो थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। ये डिफरेंस भी नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी अगर बराबर होते हैं तो फिर IQ टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, हम इसका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरी पर्सनैलिटी में से कोई भी एक पक्ष, पूरे व्यक्तित्व में से कोई भी एक पक्ष ले सकते हैं जिसका मापन किया जा सकता है, और मापन हम प्रत्येक चीज का कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा है स्किनर ने। ठीक है, उसके बाद रेबर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए नाम लिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल देता है जिसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ठीक है, जीवन भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसका क्या अर्थ है कि ये एक मनोवैज्ञानिक घटना के लिए इसका नाम इसलिए लिया गया है व्यक्तिगत भिन्नता का, जिसके कारण दो व्यक्तियों के जीवन में समानता नहीं पाई जाती। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता देखने के लिए क्या करेंगे? कोई भी आपको समान व्यक्ति मिल जाते हैं तो उन समान व्यक्तियों के जीवन में आपको भिन्नता प्राप्त होगी, समानता प्राप्त नहीं होगी। किसी न किसी क्षेत्र में उन दोनों व्यक्तियों में भिन्नता 100% पाई जाएगी। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। तो देखिए गाइस, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसका अर्थ क्या होता है, हम लिख लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, पहले हम जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों में भिन्नता या असमानता पाया जाना। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि व्यक्तियों में असमानता पाया जाना ही क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता। इसके आगे लिखते हैं, विश्व में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिनमें
प्रतिशत, जिनमें 100% समानता हो। ठीक है, विश्व में ऐसे भी कोई भी 2 व्यक्ति नहीं होंगे जिनमें 100% समानता, यानी अगर सेम दिखने में भी लगते हैं तो कुछ न कुछ भिन्नता जरूर होगी। यहां तक कि जुड़वा भाई बहनों में भी समानता नहीं होती। यही कारण है कि आधार कार्ड में व्यक्ति की उंगलियों के निशान व आंखों की पुतलियों का फोटो लिया जाता है। यानी अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति दिखने में है भी, लेकिन हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे जो आंखों की पुतलियां हैं वो उससे बिल्कुल भिन्न होंगे। तो ये इसका अर्थ है। अब देखिए कि एक वैज्ञानिक थे विलियम वुंड, आपने नाम भी सुना होगा। विलियम वुंड की प्रयोगशाला में ये पाया गया कि कोई 2 व्यक्ति अगर एक ही प्रयोग को करते हैं तो उनमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कोई भी 2 व्यक्ति, या बोलेंगे कि कोई भी एक प्रयोग है, अगर उसको भिन्न भिन्न व्यक्ति करेंगे तो उसमें भिन्नता पाई जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से करता है, तो उसके परिणाम में भी क्या पाया जाता है, भिन्नता का पाया जाना जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार एक चूहे पे प्रयोग करना था, एक वैज्ञानिक को एक चूहे पे प्रयोग करना था। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक को चूहे से डर नहीं लगता, तो वो क्या करेगा, आराम से चूहे को लेगा, उसकी पीठ सहलाएगा। ठीक है, आराम से चूहे को हाथ पे लेकर उसकी पीठ सहलाएगा, जिससे चूहा भी उससे भयभीत नहीं होगा और उसको डिब्बे में डाल देगा। तो चूहे का जो रिएक्शन है वो भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसने उसको डराया भी नहीं और वो नॉर्मली जो जानवर होते हैं उनसे अधिक प्रेम करता है। तो वो जो वैज्ञानिक उस चूहे पे परीक्षण करेगा प्रयोगशाला के दौरान, उस पर कोई क्रिया करेगा तो चूहा उसको बढ़िया रिस्पॉन्स देगा, जिससे उसका प्रतिफल जो आएगा वो भी बढ़िया आएगा। अब दूसरा वैज्ञानिक चूहे पे प्रयोग करेगा, वो वैज्ञानिक या वो व्यक्ति उस चूहे से डरता है, तो कभी चूहे को इधर से पकड़ा, कभी इधर से पकड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी पूंछ हाथ में आई, पूंछ जल्दी से उठा करके उसने डिब्बे में डाल दिया। तो ऐसे वो चूहा भी डर गया, और वो प्रयोग जब करेगा तो चूहा भी उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो एक ही प्रयोग किया जा रहा है, एक ही जानवर पे किया जा रहा है, और अलग अलग व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो उनके तरीके अलग होंगे, तो प्रयोग का प्रतिफल भी क्या होगा, उसका परिणाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आइए लिखते हैं, विलियम वुंड की प्रयोगशाला में यह पाया गया
कि अगर एक प्रयोग को दो नहीं लिखेंगे हम, एक प्रयोग को अलग अलग व्यक्ति करते हैं तब परिणाम में कुछ अंतर आया। लेकिन वुंड महोदय ने इस अंतर को एक बुराई कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुंड महोदय ने ये जो अंतर आया, इस अंतर को एक बुराई कहा, जिसको उन्होंने नजरअंदाज किया और दूसरों को भी कहा कि इस बुराई को नजरअंदाज किया जाए। लिखते हैं, वुंड ने इसे एक बुराई के रूप में कहा और समझाया कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो परिणाम में भिन्नता आती है, परिणाम में जो अंतर आता है, ये अंतर एक बुराई है और सभी को समझाया कि इस बुराई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके एक शिष्य थे, कौन? आप जानते हैं, कैटल। इनके जो शिष्य थे कैटल, इन्होंने भारी विरोध के बाद भी ये जो बुराई उन्होंने बताई थी, इसी को अपना शीर्षक माना और अपने एक किताब की रचना की और उस किताब का नाम था प्रतिक्रिया काल में व्यक्तिगत भिन्नताएं। देखिए, जैसे कि गुरु हैं इनके विलियम वुंड, कि गुरु कुछ भी पढ़ाते हैं शिष्यों को वो अनुकरण करना चाहिए। लेकिन कैटल जो हैं, कैटल को ये बात भाई नहीं कि प्रयोगशाला के दौरान अगर अलग अलग व्यक्ति प्रयोग करते हैं तो उनमें जो अंतर आता है वो एक बुराई नहीं मान करके उन्होंने इसको एक फैक्ट माना है और इसी पर शोध करने का सोचा। ठीक है, लेकिन वुंड ने इनको मना कर दिया और कहा कि उनके अगेंस्ट जाने की उनको आवश्यकता नहीं है, उनसे अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो इस बुराई को छोड़ करके अन्य कोई शीर्षक ले सकते। लेकिन कैटल नहीं माने, उनके दोस्तों ने भी उनको समझाया कि गुरुजी ने बता दिया है तो आप इसके अगेंस्ट मत जाइए। लेकिन कैटल ने बोला कि मेरे भविष्य में यही मेरा एक लक्ष्य होगा कि ये जो भिन्नता पाई जाती है, इस भिन्नता का क्या कारण है। और उन्होंने गुरुजी की इस चीज़ को जो वहाँ पढ़ते थे, वो जहाँ पर प्रयोगशाला में वो कार्य करते थे, उस गुरु के विपक्ष में जाकर के और इसी क्रिया पर इन्होंने काम किया और उस किताब की रचना की जो प्रतिक्रिया काल में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं, इसी के आगे है, लेकिन उनके विद्यार्थी कैटल
सहमत नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन होना चाहिए, इसलिए भारी विरोध के बाद भी कैटल ने, भारी विरोध के बाद भी कैटल ने अपने शोध का विषय प्रतिक्रिया काल में व्यक्तिगत भिन्नताएं रखा। अतः मनोविज्ञान में कैटल को व्यक्तिक भिन्नता का जनक माना गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कैटल को व्यक्तिक भिन्नता का जनक माना गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि विलियम वुन की प्रयोगशाला में पाया गया कि कोई भी एक प्रयोग जो होता है अगर उसको अलग अलग व्यक्ति करेंगे तो उसके परिणाम में भिन्नता पाई जाएगी। लेकिन ये जो भिन्नता पाई जाती है इसको वुन ने एक बुराई कह दिया और कहा कि इस पर ज्यादा अधिक ध्यान ना दिया जाए। लेकिन कैटल ने कहा कि नहीं, इसको भी अध्ययन करना चाहिए, और भारी विरोध के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन के लिए जो विषय रखा था वो रखा था प्रतिक्रिया काल में व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, शोध का जो विषय रखा था उन्होंने प्रतिक्रिया काल में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसीलिए इनको व्यक्तिगत भिन्नताओं का जनक भी माना गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नया शुरू करते हैं इसी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो क्षेत्र होते हैं वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। बता देते हैं। इस टॉपिक में जो गाइस व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है, इस टॉपिक में हमें अधिक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस मोस्टली जो आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम देखेंगे इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले है शारीरिक
भिन्नता। ठीक है, सबसे पहले है शारीरिक भिन्नता। व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता नॉर्मली पाई जाती है, जिस प्रकार हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति का कद, रंग, मोटा पतला होना, आदि, ये इसके अंतर्गत आएगा। शरीर की जो हमारी बनावट होती है, जिसके आधार पर हम एक दूसरे को जानते भी हैं, और नॉर्मली दो व्यक्तियों को देखकर जो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों को देख करके हम उनकी शरीर की बनावट के आधार पर उनकी भिन्नता को बता सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी शारीरिक भिन्नता। ठीक है, उसके बाद दूसरी है मानसिक भिन्नता। दूसरी क्या है? मानसिक भिन्नता। ठीक है, मानसिक भिन्नता का अर्थ है मेंटली चेंज जब हम होते हैं, यानी हमारी जो बुद्धि होती है, हम किसी भी चीज के लिए एक ही काम दिया हो और 2-3 व्यक्तियों को दिया जाए, ठीक है, और उसके लिए हमारी जो मानसिकता होती है, हम क्या सोच रहे हैं, सभी का अपना अलग अलग सोचने का एक दरिया है, उसके दौरान उस पर भिन्नता मापी जाती है। यानी कि अगर शरीर की बनावट पे हम जाते हैं और सेम होता है, तो हम उस व्यक्ति के मानसिक भिन्नता के आधार पर भी उनको अलग अलग कर सकते हैं। यानी सभी की सोच एक जैसे नहीं हो सकती, शरीर एक जैसा भले ही हो। तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क के विचार आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी तीसरी। गाइस ये 9 प्रकार की है। सांवेगिक भिन्नता। सांवेगिक भिन्नता होती है कि हमारे जो इमोशंस हैं, इमोशनली हम कैसे हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति एक जैसे हों, अगर उनमें हमें भिन्नता देखनी है तो संवेगों के आधार पर भी देख सकते हैं, जिसमें हंसना, रोना, कोई जल्दी रो जाता है, कोई रोता ही नहीं है, ठीक है, कोई बात बात पे हंसता है, कोई हंसता ही नहीं। जो हमारे संवेग होते हैं, इनके आधार पर तो मैं लिख देती हूँ इसमें हंसना, रोना आदि, सुख होना, सुख प्राप्त करना, दुखी होना, ठीक है, खुश होना, इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद चौथा है सामाजिक भिन्नता। देखिए, सामाजिक भिन्नता है कि जिस समाज में व्यक्ति रहेगा उसी के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि एक समाज ऐसा है जो सहयोगी है, ठीक है, उस समाज में सभी एक दूसरे का सहयोग करने में विश्वास करते हैं। एक समाज ऐसा है जो प्रतियोगी के अंतर्गत है, यानी किसी भी चीज का कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, एक ने कर लिया तो दूसरा उससे ज्यादा करने की कोशिश करेगा, कंपटीशन की भावना रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों समाज के बच्चों को वहां से लिया और एक ही जगह पर, एक ही इकाई में उनको बिठा दिया गया और सभी से प्रश्न उनसे पूछे गए और उनको हल करने के लिए पेपर दिया गया। जब पेपर दिया गया, जब टीचर ने बोला जब हो जाए तब बता देना, तो दोनों प्रकार के समाज वाले जो बच्चे थे, उसमें जो बच्चे सहयोगी थे वे अपना काम कर रहे थे, और जो कंपटीशन वाले बच्चे थे, कहने का अर्थ है एक दूसरे से जो कंपटीशन का जो बेस रखते थे, वो क्या करते थे, जैसे एक बच्चे का हुआ, उसने हाथ खड़ा कर दिया, सर मेरा हो गया या मैडम मेरा हो गया, उसका देखते फटाफट दूसरे बच्चे ने किया, दूसरे बच्चे ने हाथ किया, तीसरे बच्चे ने किया, ऐसे देख देख करके, एक दूसरे को देख करके उन्होंने क्या किया, सभी ने एक एक करके हाथ खड़ा करके कहा मेरा हो गया। लेकिन जो सहयोगी समाज वाले जो बच्चे थे, उन्होंने
एक बच्चे का हो गया लेकिन उसने हाथ खड़ा नहीं किया, उसने दूसरे को पूछा तेरा हो गया, नहीं हुआ, चल तू कर ले, फिर हाथ खड़ा करेंगे, तीसरे से पूछा, ऐसे पूरी कक्षा में या पूरी वहां पर जो समाज सहयोगी समाज के बच्चे थे सभी का, जब तक एक बच्चे का भी बाकी था तब तक उन्हें किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, और जब सारों बच्चों का पूरा हो गया, सभी बच्चों का पूरा हो गया, तब मिल करके एक साथ हाथ उठाया, सर हमारा हो गया। तो ऐसे ही सामाजिक भिन्नता भी बच्चों में पाई जाती है, जिस समाज में होंगे उसी प्रकार में उनमें सामाजिकता आ जाती है। ठीक है, ये उदाहरण मैंने दे दिया, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 होगा, 5वां नंबर होगा शैक्षणिक उपलब्धियों में अंतर। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धियों में अंतर होगा कि कोई समाज ऐसा होता है जिसका शिक्षा का स्तर उच्च होता है, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। कोई समाज ऐसा होता है जो निम्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वहाँ निम्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे मिलेंगे। इस प्रकार शिक्षा का जैसा स्तर जिस क्षेत्र में होगा उसी के आधार पर बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार एक किसान समाज को देखते हैं, उनमें शैक्षणिक भिन्नता पाई जाएगी, बजाय किसके, एक वैज्ञानिक के बच्चे, एक डॉक्टर के बच्चे, एक टीचर के बच्चे के, उसके अंतर्गत बीच में। ठीक है, उसके बाद छठा है व्यक्तित्व में अंतर। व्यक्तित्व में अंतर होगा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, सभी के साथ मिलनसार होता है, कोई बहुत ईगो वाला होता है कि जो हर वक्त किसी से नहीं बोलता, जब खुद को काम पड़ता है बहुत मतलबी होता है, खुद को काम पड़ेगा तब भी बोलेगा और दूसरों को काम पड़ेगा तब नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार जो पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, इनके आधार पर भी इनमें अंतर पाया जाता है। उसके बाद 7वां है भाषा विकास का अंतर। भाषा विकास के अंतर्गत आ जाएगा कि किसी को भाषा अधिक आती है और किसी को अलग अलग भाषाएं आती हैं, किसी को एक ही प्रकार की भाषा आती है। ठीक है, और भाषा में भी अगर मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी पर्सनैलिटी आपके सामने अलग हो जाएगी। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको भद्दे तरीके से आपसे बात करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने अलग हो जाएगी। तो ये भिन्नता भी पाई जाती है। उसके बाद 8वां होगा रुचियों का अंतर। जो इंटरेस्ट होते हैं इनमें भी अंतर पाया जाता है। मेरा इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है। किसी का इंटरेस्ट होता है किताबें पढ़ने में, किसी का होता है गाना सुनने में, किसी का इंटरेस्ट होता है डांस करने में, किसी का इंटरेस्ट होता है घूमने में। तो इस प्रकार जो रुचियां होती हैं इनमें भी विभिन्नता पाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट 9 नंबर है अभिक्षमता का अंतर। अभिक्षमता का अंतर हो गया कि किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो कैपेबिलिटी होती है, ये भी अलग अलग होती है। मैं अपने अलग तरीके से काम करूंगी, दूसरा कोई व्यक्ति अलग तरीके से काम करे। किसी भी व्यक्ति को 5-6 व्यक्तियों को एक ही प्रकार का काम दिया जाएगा तो वो अपनी अपनी क्षमता के आधार पर उस काम को करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस एक लास्ट लाइन और है इस टॉपिक के अंतर्गत, वो आप देख लो। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक इतना ही, कल हम दूसरा शुरू करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। लिख लेते हैं पहले इसको।
व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन अवलोकन साक्षात्कार निर्धारण मापनी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों केस इतिहास आदि के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, जब किसी भी व्यक्तियों की भिन्नताओं का हमें अध्ययन करना हो तो हम अवलोकन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अवलोकन विधि का अर्थ क्या हुआ कि हम दूर से उन व्यक्तियों की क्रिया को देख करके उनमें भिन्नता कर सकते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा हम कर सकते हैं। निर्धारण मापनी, मैंने एक मापनी बताई जिसमें उत्तम, अति उत्तम, औसत, निम्न, अति निम्न प्रकार के बालक, उनका एक एक करके बात करके उनसे और उनको उन श्रेणियों के आधार पर उसको हम बता सकते हैं किस प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है। उसके बाद कोई भी परीक्षण करवा करके हम कर सकते हैं। केस इतिहास करके, यानी उस व्यक्ति का जन्म से लेकर के और वर्तमान तक के पूरे केस का अध्ययन करके हम उसको व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बता सकते हैं वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो गाइस, व्यक्तिगत भिन्नता जो हमारा टॉपिक था उसमें मोस्टली इतना ही है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं और जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको करवा दिया। कल हम फिर मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।